मूवी के स्टार्ट में हम वाल्मीकि नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे वार्ड बॉय आकर बताता है कि उसका बेटा पैदा हुआ है। वो वार्ड बॉय से बोलता है, शुक्रिया, लेकिन अगर तुम बख्शिश लेना चाहते हो तो ऊपर स्पेशल वार्ड में जाओ, वहाँ पर जरूर कोई शहजादा पैदा हुआ होगा। दरअसल ऊपर वाली स्पेशल वार्ड में वाल्मीकि के बॉस की वाइफ एडमिट थी, जो कि बहुत अमीर तरीन लोग थे। फिर हम देखते हैं उनका भी बेटा पैदा हुआ था, लेकिन नर्स नोटिस करती है कि बच्चा रो नहीं रहा, ना ही कोई मूवमेंट कर रहा है। उसे लगता है शायद बच्चा मर गया है। वो भागकर टेलीफोन बूथ के पास आती है कि कॉल करके डॉक्टर को सारी बात बता दे। वहाँ पर वाल्मीकि पहले से ही किसी से बात कर रहा था। नर्स उसे कहती है, मुझे इमरजेंसी कॉल करनी है। जिस पर वाल्मीकि पूछता है, सब ठीक तो है ना? जिस पर वो नर्स उसे बता देती है, स्पेशल वार्ड में एक बच्चा पैदा हुआ है जो पहले बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर ने उसकी फैमिली को भी बता दिया है कि आपका बेटा पैदा हुआ है, लेकिन अब वो बच्चा सांस बिल्कुल नहीं ले रहा। वो बताती है कि वो बच्चा जिंदल फैमिली का है जो बहुत अमीर लोग हैं। मुझे डर है इस सब का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। वो डॉक्टर को कॉल करने ही वाली होती है कि वाल्मीकि उसे रोक देता है और बोलता है, आप उस बच्चे की जगह मेरा बच्चा रख दें। वो कहता है, मैं जिंदल फैमिली के लिए ही काम करता हूँ, मैं अपने मालिक को इतने बड़े गम में नहीं देख सकता। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर और उनके सामने मेरी ये कुर्बानी कुछ भी नहीं। नर्स वाल्मीकि के ज्यादा इंसिस्ट करने पर ऐसा करने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों बच्चे एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही नर्स और वाल्मीकि जिंदल फैमिली का बच्चा लेकर वहां से निकलते हैं तो वो बच्चा रोने लगता है। जिस पर वाल्मीकि नर्स से कहता है, ये बच्चा अब मेरा है, ये मुझे दो। नर्स कहती है, आप तो कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन अब आप धोखा दे रहे हैं। ये गलत है, बल्कि गलत भी नहीं, ये तो गुनाह है। जिस पर वाल्मीकि कहता है, इस बच्चे के बाप और मैंने एक साथ नौकरी करना शुरू किया था। वो रोज मेरे ही स्कूटर पर बैठकर मेरे साथ ऑफिस जाता था, लेकिन उसने जिंदल साहब की बेटी के साथ शादी कर ली और उनका दामाद बनकर उसकी किस्मत ही बदल गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। लेकिन अब मेरा बेटा शहजादों वाली जिंदगी जिएगा और जिंदल फैमिली का ये शहजादा एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारेगा। नर्स और वाल्मीकि में खींचातानी होने लगती है, जिसमें वो नर्स ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जिंदल फैमिली और वाल्मीकि दोनों की फैमिली अपने अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। जिंदल फैमिली अपने बेटे का नाम राज रखती है तो दूसरी तरफ वाल्मीकि अपने बेटे का नाम बंटू रखता है। जिस पर पंडित मना कर देता है कि मैंने कभी भी किसी माँ बाप को अपने बेटे का नाम बंटू रखते हुए नहीं देखा, लेकिन वाल्मीकि फिर भी अपने बेटे का नाम बंटू ही रखता है। वाल्मीकि अपने खुद के नालायक बेटे की हर गलती पर पर्दा डालता रहता है। दूसरी तरफ जिंदल फैमिली के लायक बेटे को वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता और हर वक्त उसे डांटता रहता है। और ऐसे ही 25 साल गुजर जाते हैं और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। वाल्मीकि ख्वाब देखता है कि बंटू को सारी बात का पता चल गया है और वो वापस से अपने घर चला गया है और दोबारा से शहजादों की तरह जिंदगी गुजारने लगा है। ये सब देखते हुए उसकी आंख खुल जाती है। वो जल्दी से उठकर छत पर जाता है और देखता है कि बंटू वहाँ पर स्माइल करते हुए सो रहा है। जिस पर वाल्मीकि बोलता है, कमाल है, इसका सब कुछ चला गया लेकिन फिर भी ये कितने सुकून से सो रहा है। वाल्मीकि बंटू को उठाकर बोलता है कि दादी ने अचार भेजा है, जाओ जाकर स्टेशन से लेकर आओ। बंटू अपनी मदर की पिक्चर से बात करते हुए बोलता है कि आप मुझे इस खड़ूस के पास छोड़कर क्यों चली गई माँ? डोरबेल बजती है। वाल्मीकि बंटू से बोलता है, कुमार अपने पैसे लेने आया होगा, उसे बोल दे मैं घर पर नहीं हूँ। तो बंटू उस आदमी से बोल देता है कि मेरे डैडी ने मुझसे बोला है कि मैं आपको बता दूं कि वो घर पर नहीं है। जिस पर वो आदमी वाल्मीकि की खूब इंसल्ट करता है कि कैसे आदमी हो तुम, अपनी औलाद को झूठ बोलना सिखा रहे हो। वाल्मीकि बंटू को डांटते हुए कहता है, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बंटू अगेन कुमार को बता देता है कि डैडी टेबल के नीचे छुपे हुए हैं और वाल्मीकि एक बार फिर से पकड़ा जाता है। वाल्मीकि बंटू को कहता है, तेरी ये सच बोलने वाली बीमारी एक दिन सबको मुश्किल में डाल देगी। जिस पर बंटू बोलता है, सच बोलूंगा तो सिर्फ उसी वक्त डरूंगा, लेकिन अगर झूठ बोलूंगा तो तब तक डरता रहूंगा जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता। जिंदल हाउस में दिखाया जाता है कि राज अमेरिका से पढ़कर वापस आ रहा है। जिस पर वाल्मीकि नौकरों से बोलता है कि उसे वेलकम करने के लिए हार क्यों नहीं मंगवाए गए। जिस पर जिंदल साहब बोलते हैं कि वो जेवलिन फेंक कर नहीं आ रहा, बल्कि 4 साल का कोर्स 6 साल में पूरा करके आ रहा है। उसकी हार को हार पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वाल्मीकि बंटू को कॉल करता है और बोलता है, जल्दी से चमेली का हार लेकर जिंदल हाउस आओ। जैसे ही बंटू हार लेकर जिंदल हाउस के अंदर जाने वाला होता है, तभी सामने से वाल्मीकि आ जाता है। बंटू वाल्मीकि से बोलता है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, आप मुझे कभी भी इस घर के अंदर नहीं जाने देते। जिस पर वाल्मीकि बोलता है कि ये जन्नत
है जन्नत। इसके अंदर आने के लिए तुम्हें बहुत नेक काम करने पड़ेंगे या फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर राज की गाड़ी आ जाती है। बंटू बोलता है, इनके दिल में सबके लिए प्यार है सिवाय मेरे। वाल्मीकि राज का वेलकम करता है और उसके घर वाले उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। राज की पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि वो बहुत ही बर्गर टाइप बच्चा है। बंटू अपनी सिस्टर को कॉलेज गेट पर छोड़कर वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोफर लड़के आकर उसकी बहन का दुपट्टा ले जाते हैं। बंटू पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर उसकी बहन जब उसकी इंसल्ट करती है तो वो पहुंच जाता है अपनी ईगो का बदला लेने उन लोफर लड़कों से और उन्हें मारकर अपनी बहन का दुपट्टा वापस ले आता है। उसके बाद बंटू एक ऑफिस में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ उसे अपनी बॉस को देखते ही उसे प्यार हो जाता है। उसकी बॉस उसका बिना इंटरव्यू लिए ही उसे जॉब पर रखने से मना कर देती है, जिस पर बंटू बोलता है बिना इंटरव्यू लिए डिसीजन लेना ठीक नहीं है। जिस पर वो कहती है ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू भी ले लेते हैं। वो बताती है ये दोनों मियाँ बीवी आपस में डाइवोर्स चाहते हैं, तुम इनका केस लड़ो। जिस पर बंटू केस लड़ने के बजाय उन दोनों मियाँ बीवी को समझाने लगता है और उन दोनों की आपस में सुलह करवा कर वहाँ से भेज देता है और बोलता है कि कल मैं कितने बजे ऑफिस आऊँ। जिस पर उसकी बॉस समारा बोलती है, नो, तुम इंटरव्यू में फेल हो गए हो, तुमने लॉयर होकर रिलेशनशिप काउंसलर का काम किया है। दूसरी तरफ राज के नाना जी उसे बताते हैं सारंग नाम का एक आदमी है जो खिलौनों का काम करता है और उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए वो हमारे कार्गो शिप्स को यूज करता है। लेकिन कुछ टाइम पहले हमें पता चला है कि वो उन टॉयज में ड्रग्स छुपाकर हमारी कंट्री में लेकर आता है, जिसके बाद हमने उस पर बैन लगा दिया। अब वो हमारे कार्गो शिप्स यूज नहीं करता। वो बताते हैं उस दिन के बाद उसका सारा काम बंद हो चुका है। अब वो अपने भाई को भेज रहा है बात करने के लिए कि हम उस बैन को हटा दें और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम उसके पास जाओ और उन्हें ना बोलकर आओ। राज के डैड उससे बोलते हैं काम में दिमाग और लगन के साथ साथ गलत काम को ना बोलने की, उसके लिए स्टैंड लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए, तभी तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। फिर राज जाता है उस विलन के भाई से बात करने के लिए और साथ वाली बिल्डिंग में एक कॉफी शॉप में बैठे उसके डैड भी सब देख रहे थे। राज के डैड उसे कॉल पर गाइड कर रहे थे कि उसे उस लड़के से क्या बात करनी है, लेकिन राज के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। राज के डैड उसे बार बार कहते हैं कि उसे नो बोलो, लेकिन राज डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी राज के डैड वहाँ पर वीडियो पर आकर बोलते हैं, सारंग ये बैन नहीं हटेगा, हमारी तरफ से ना है, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, और गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिस पर सारंग राज को बैन हटाने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि समारा भी उसी कॉफी शॉप में बैठी एक क्लाइंट को बोल रही थी कि आपका भाई गिल्टी है और मेरे पास उसके सबूत भी हैं। मैं आपके भाई का केस नहीं लड़ सकती, हमारी फर्म किसी भी गिल्टी आदमी की मदद नहीं करती। जिस पर वो आदमी समारा से जबरदस्ती करने लगता है कि वो उसके भाई का केस लड़े और उसे बेकसूर साबित भी करे। तभी वहाँ पर बंटू आ जाता है और उसे बिना मारे बिना हाथ लगाए बहुत फनी वे में उसे सारे सेक्शंस गिनवाता है कि उस पर क्या क्या सेक्शंस लग सकते हैं ऐसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने पर, और उसे बोलता है कि जब कोई बोलता है ना तो उसका मतलब होता है ना। जिसे वहाँ बैठे राज के डैड भी सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि कोई तो है जिसमें गलत बात को ना बोलने की हिम्मत है। और समारा भी बंटू की इस हरकत से उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे जॉब पर रख लेती है। आहिस्ता आहिस्ता समारा और बंटू में क्लोजनेस बढ़ने लगती है। फिर सीन चेंज होते ही हम देखते हैं वाल्मीकि हॉस्पिटल में उसी नर्स से मिलने आता है जो ऊपर से गिरकर कोमा में चली गई थी, और उस नर्स का इलाज वाल्मीकि का बॉस ही करवा रहा था क्योंकि उस नर्स ने ही उसके बच्चे की डिलीवरी करवाई थी। वाल्मीकि उस नर्स से बोलता है, जिंदगी तो तुम्हारी है जो सालों से कोमा में लेटी हो ऐसे सुकून से, और मेरा बॉस तुम पर खर्चा कर रहा है। वो उससे बोलता है, आखिर तुम कब मरोगी, क्योंकि जब तक तुम नहीं मरती मुझे यही डर लगा रहेगा कि मेरा राज कहीं तुम मेरे बॉस रणदीप और बाकी सभी को ना बता दो। ये कहकर वाल्मीकि जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो नर्स पीछे से वाल्मीकि का हाथ पकड़ लेती है। वाल्मीकि डॉक्टर से पूछता है, क्या ये ठीक हो गई है? जिस पर डॉक्टर कहता है कि हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने मूवमेंट की हो। समारा अपने डैड के साथ जिंदल हाउस आती है, जहां आने पर उसे पता चलता है कि रणदीप जिंदल ने उसे उसके बेटे राज के लिए पसंद किया है। जिस पर समारा के डैड भी मान जाते हैं, लेकिन समारा जब राज से अकेले में बात करती है तो उसे ऐसे शो करवाती है कि जैसे वो एक बहुत बिगड़ी हुई अयाज सी लड़की है। मगर राज रिश्ते से इनकार करने के बजाय हाँ बोल देता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे समारा बहुत पसंद आई है। समारा बंटू को बताती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उस राज
राज ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, जिस पर बंटू बोलता है तो अच्छा ही है ना, वो बहुत अमीर लोग हैं, आप राज करेंगी वहाँ। जिस पर समारा कहती है कि अगर प्यार हो तो इंसान कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रह सकता है, और अगर प्यार ही ना हो तो ये लग्जरीज किसी काम नहीं आती। जिस पर बंटू अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है प्यार तो मैं आपसे बहुत करता हूँ बट कभी बोला नहीं। समारा कहती है तो फिर बोलो, और कब बोलोगे। इसके बाद दोनों का लव सीन स्टार्ट हो जाता है। सारंग रणदीप जिंदल से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाता है कि वो उसके एक्सपोर्ट्स पर लगे बैन को हटा दे, लेकिन रणदीप फिर से ना बोल देता है। जिस पर सारंग गुस्से में आकर अपनी छतरी पर लगे तेज चाकू से रणदीप पर वार कर देता है और उसे मरने की हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बंटू और समारा भी आ जाते हैं, जो रणदीप को बताने आए थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर दें। लेकिन इससे पहले कि वो रणदीप से कुछ बात करते, वो देखते हैं कि रणदीप की हालत बहुत खराब है। वो जैसे ही रणदीप को लेकर जाने लगते हैं तो सारंग के लोग रणदीप के ड्राइवर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, लिफ्ट को भी जाम कर देते हैं और ऑफिस को भी पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी सारंग देखता है कि बंटू और समारा फिर भी किसी तरह से रणदीप को बिल्डिंग से बाहर लाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद सारंग के ड्राइवर को ही मारकर उसकी गाड़ी में ही रणदीप को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां वो नर्स रणदीप जिंदल को देख लेती है। वो बंटू को अपने पास बुलाती है और पूछती है तुम रणदीप के बेटे हो। तब तक वाल्मीकि भी वहां पर आ जाता है तो बंटू वाल्मीकि की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो मेरे डैड हैं। जिस पर वो नर्स वाल्मीकि को देख लेती है और बंटू से कहती है कि नहीं, ये शख्स तुम्हारा बाप नहीं है बल्कि रणदीप ही तुम्हारा बाप है। और वो बंटू को सारी बात बता देती है कि कैसे वाल्मीकि ने धोखे के साथ बंटू और राज दोनों बच्चों को बदल दिया था। वो उससे कहती है तुम असली शहजादे हो जिंदल फैमिली के, और वो माफी भी मांगती है बंटू से अपनी गलती की। और वो कहती है अपने बाबा रणदीप को बुलाओ, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी है। लेकिन इससे पहले कि बंटू कुछ करता, कुछ समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, उस नर्स की वहीं पर डेथ हो जाती है और बंटू वहां पर खड़ा सोचने लगता है कि वाल्मीकि इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है। और वो भागकर अपने असली बाप रणदीप को देखने जाता है और दुआ करता है कि वो ठीक हो जाएं। तभी वहां पर वो अपनी रियल मदर को भी दूर खड़ा देखने लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता। समारा उन्हें बताती है कि ये बंटू है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है और आज इसी ने आपके हस्बैंड की जान बचाई है। जिस पर बंटू की मदर उसे थैंक्स बोलकर और उसे कुछ पैसों की बख्शिश देने का बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बंटू का नाना आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने रणदीप की जान बचा ली। बंटू वाल्मीकि के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। तभी वाल्मीकि देखता है कि वो नर्स अब जिंदा नहीं रही, और जब बंटू पूछता है कि क्या आप जानते थे इस नर्स को, तो वाल्मीकि कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता इस नर्स को। जिस पर बंटू गुस्से में वाल्मीकि को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।